हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं गुंजन और जैसा कि आपको पता है एलपीजी चैप्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन क्लास 12 का लिबरलाइजेशन या फिर बोल लीजिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर बोल लीजिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आपका हमारा ख़त्म हो चुका है। दो पार्ट में मैंने इसको कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, उसके बाद ही इसको देखिए, ठीक है। I walk the fire with you. आज मैं लेके आया हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आसानी से करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू रीजन्स विच लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। दो रीजन लिखने जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में लाया गया। तो देखिए पहला है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सही नहीं था। दूसरा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। और एक और लिख लीजिए फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा ख़त्म हो रहा था, विदेशी पैसा ख़त्म हो रहा था, हमारा नहीं था, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द थ्री ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट थे, क्या क्या चीज़ें आई थी हमारे देश में। तीन आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसकी मैं आपको डेफिनेशंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में करा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। और दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, भाई जनरेटर चला रखा है मैं बहुत बुरा वाला, मतलब समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें से कोई दो लिखिए। तो देखिए इसके अंदर हुआ था डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन हो गया था। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म ये आया था और टैक्स रिफॉर्म आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव बैलेंस डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है पॉलिसी गवर्नमेंट का। रेवेन्यू मतलब जो डेली बेसिस पे होता है इनकम जनरेट, और एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वो एक इकोनॉमी ताकि बैलेंस हो सके इकोनॉमी, इसके लिए ये करती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है। ये हर एक साल में होता है, ठीक है। डिफाइन डायरेक्ट टैक्स, गिव टू एग्जाम्पल। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस लेविड इमीडिएटली ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ persons and are paid directly by the consumer to the state. For example, income tax, property tax. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पर्सन पे लगता है, सीधा पर्सन पे, आप उसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डायरेक्ट जो कंज्यूमर है जिसके ऊपर लगा है वो डायरेक्टली स्टेट को, मतलब राज्य को, जिस राज्य में वो रह रहा है उसको देता है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आप पे ही लगेगा सीधा। अब इनडायरेक्ट टैक्स बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स कलेक्टेड बाई एन इंटरमीडियरी from the person who bears the ultimate economic burden of the tax by, for example, excise duty, sales tax. देखिए इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि पर्सन पे तो पड़ता है लेकिन पर्सन किसी और पे डिलीवर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके बगल में जो शॉप रहता है, आप उससे दूध लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स तो लगता ही है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो उस दूध वाले को देना होता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली में आप देते हो, जो कंज्यूम करता है लास्ट बायर वो देता है, ठीक है। तो आप एक तरह से उसका टैक्स पे करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी। जो डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी हुआ था उसका परिणाम क्या निकला। कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट। देखिए तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में हमारा। डिवेल्यूएशन जैसे ही मतलब रुपये का जैसे ही कीमत घटा डॉलर में, वैसे ही क्या हुआ कि फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने लगे, सामान खरीदने लगे, ज़्यादा फॉरेन करेंसीज हमारे यहाँ ज़्यादा आने लगी। इनफ्लो मतलब होता है आना, आउटफ्लो मतलब होता है जाना, ठीक है। फॉर वॉट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज इंडस्ट्रियल लाइसेंस नॉट अबॉलिश्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे थे, कौन कौन सी कैटेगरी के जो कि ख़त्म नहीं किए गए। देखिए तो वो चीज़ें थी अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी काम नहीं करती थी। डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में मैंने वीडियो में इसको कवर कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पज़ फॉर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ये भी मैंने आपको कराया है। ये पर्पज़ बताइए कि क्यों डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। तो देखिए इट टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन हो ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सही हो और मॉडर्नाइजेशन आ सके हमारे देश में, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अब नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फ्यू सर्विसेज विच आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। वो सर्विसेज बताइए जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ इंडिया में लाती है आउटसोर्सिंग के लिए। तो वो सर्विसेज जो है रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, क्लिनिकल एडवाइस। मतलब समझे, डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड है लेकिन वो अपना काम करवाती है आसानी से चीप लेबर में इंडिया में, उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी से। क्वेश्चन 18,
हाउ आर W2 एंड गेट रिलेटेड, ये भी मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाया है और बहुत ही आसानी से समझाया है। तो बता रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गेट कैसे रिलेटेड है। तो देखिए गेट जो आया था वो 1948 में आया था और WTO जो था वो इसका 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था और इस गेट का सक्सेसर था। ठीक है, गेट जो था वो अनसक्सेसफुल हो गया था लेकिन WTO सक्सेसफुल रहा। अब देखिए जो WTO का वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो ये जेनेवा में है, ध्यान रखना। अब देखिए व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन GDP, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया हमारे कंट्री में उसका GDP पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ओवरऑल GDP ग्रोथ जो था वो हमारा इंक्रीज हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से। ठीक है, लिस्ट द एरियाज विच वर इग्नोर ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड, वो एरिया का नाम लिखिए जो कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था हमारे भारत में तब उसको इग्नोर किया गया था। तो देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल मैनेजमेंट, इन सब को इग्नोर किया गया था, इन पे ध्यान नहीं दिया गया था। नेम द सेक्टर दैट बेनिफिटेड द मोस्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, उस सेक्टर का नाम बताइए जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से इंडिया में बहुत ज़्यादा फायदे में रहा। तो देखिए सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ। इसको बहुत ज़्यादा हम अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। थर्ड बताइए GST क्या है, डिफाइन GST। देखिए GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है पूरे होल नेशन के लिए, पूरे देश के लिए। विच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट, जो कि एक इंडिया को वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट रहेगा, वन नेशन वन टैक्स, मतलब समझ गए सबके लिए। GST क्यों इंप्लीमेंट हुआ, GST को क्यों लागू किया, तो देखिए GST विल क्रिएट अ सिंपलर टैक्स सिस्टम, सारे डायरेक्ट टैक्स या फिर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के ये एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाता GST, और एक सिंपल वे में था। आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी, एक बार GST दीजिए ख़त्म कीजिए, हर जगह पे आपको टैक्स नहीं देना। इट इंक्रीजेज ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस, ये एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, कोई भी भेदभाव को ख़त्म कर देता है, कोई भी आपको शक नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है। ठीक है, और ये ईजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज GST इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, GST इंडिया में कब आया, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। अब देखिए हेड ऑफ GST काउंसिल का हेड कौन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, अभी निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द GST बिल, GST बिल को पास करने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, सुधार किया गया था, तो देखिए 101 ST। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर नॉट कवर्ड अंडर द GST बिल, GST बिल में कौन से गुड्स कवर नहीं किए गए थे, कुकिंग गैस, लिक्वर और पेट्रोल, इन पे जो है GST नहीं लगता है। लिस्ट द मेन कैटेगरीज ऑफ GST, बताइए GST के अंदर कौन कौन सा आता है, देखिए CGST, SGST, IGST। CGST जो होता है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST जो होता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST दोनों होता है, दोनों को मिलाकर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब लेती है तो सेंट्रल CGST लगता है, जब स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो SGST लगता है, और IGST मतलब दोनों के पास आधा आधा शेयर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमोनेटाइजेशन क्या है, नोटबंदी। देखिए ये एक एक्ट है ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, एक करेंसी जो होती है वो लीगल होती है तभी किसी देश में चलती है, जैसे हमारे देश में था तो उसको अपने लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, मतलब लॉ से हटा दिया गया था कि अब 500 2000 के नोट नहीं चलेंगे, इसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन इंडिया में कब आया था, तो 8 नवंबर 2016 को आया था, ध्यान रखना है आपको। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर्स और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस लेके।